बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कंप्यूटर फॉर क्लास 9 लेक्चर नंबर 20। स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है जनरेशन टेबल। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर या यूँ समझ लिए मॉडर्न एज ऑफ कंप्यूटर के अंदर जो कंप्यूटर को 5 जनरेशंस में क्लासिफाई किया गया है उसको डिस्कस किया था। तो आज की क्लास के अंदर हम उन जनरेशंस को इंडिविजुअली कंपैरेटिव वे में पढ़ेंगे ताकि आपको किसी एक जनरेशन के बारे में अगर लिखना हो पॉइंट्स की शक्ल में आप इजीली लिख लें, किसी दो जनरेशंस के बारे में कंपैरिजन लिखना हो तो आप इजीली लिख लें। ठीक है, तो आपका यही जनरेशन टेबल, ड्रॉ जनरेशन टेबल के नाम से पेपर में सवाल आता है तो आपको पूरा टेबल ड्रॉ करना होगा। और अगर आपसे आता है डिफरेंस बिटवीन जनरेशंस लिखें, यानी आपसे कह दिया जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड जनरेशन या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन, तो आप इजीली उसको कंपैरेटिवली पॉइंट्स की शक्ल में लिख सकें। या फिर आपसे आ सकता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन बता दें, सेकंड बता दें, या सिर्फ थर्ड के बारे में पूछा जा सकता है, फोर्थ या फिफ्थ के बारे में पूछा जा सकता है, तो भी आप इजीली उसको लिस्ट कर सकें। तो स्टूडेंट, जनरेशन टेबल क्या है ये देखिए आपके सामने, ये जनरेशन टेबल सारा मौजूद है। जनरेशन या फीचर्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, और जबकि हम किन किन हर जनरेशन में किन किन बातों को डिस्कस करेंगे कि उस जनरेशन में मेजर इनोवेशन क्या है, मेन मेमोरी के तौर पे क्या यूज़ हो रहा था, एक्सटर्नल स्टोरेज क्या थी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या थी, लैंग्वेजेस क्या यूज़ हो रही थी, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था, साइज और स्पीड के हवाले से क्या सूरत हाल थी। ऐसे ही फेमस सिस्टम और क्वांटिटी यूज़ के हवाले से हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट, फर्स्ट जनरेशन के हवाले, मेजर इनोवेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में अभी आपने जाना था कि वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हो रही थी। ठीक है, छोटी छोटी ट्यूब्स थी और वो तमाम सर्किटरी के लिए वो यूज़ हो रही थी ऑन और ऑफ स्विचेस के एतबार से। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स के बाद सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स ने वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया और देन इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए थर्ड जनरेशन के अंदर। देन फोर्थ जनरेशन में लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड आए या वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट आ गए जिसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहा गया। और फिफ्थ जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट आए जिसके अंदर हम ये बात कर रहे होते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उसके अंदर अप्लाई करने की कोशिश की गई, मल्टी या पैरेलल प्रोसेसिंग को उसके अंदर अप्लाई करने की कोशिश की गई। तो ये तो मेजर इनोवेशन के हवाले से, पांचों जनरेशन के हवाले से आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या मेजर इनोवेशंस थी। ये बहुत अहम पॉइंट है, लाजमी पॉइंट है। ऐसा नहीं करना है कि गैर ज़रूरी पॉइंट्स आपने लिस्ट कर दिए लेकिन मेजर इनोवेशन वाली बात जो सबसे अहम तरीन जो कि उनको क्लासिफाई करती है जनरेशन में, उसको मिस कर दिया। तो ये सबसे अहम है, इस पॉइंट को तो आपने लाजमी शेयर करना है जब कभी आप किसी जनरेशन का जिक्र करेंगे। आपसे सिर्फ एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि द हॉल मार्क ऑफ द थर्ड जनरेशन इज डैश, यानी कि जो मेजर इनोवेशन थी थर्ड जनरेशन की वो क्या है, तो आपको फिर पता होना चाहिए कि वो थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट से, या फोर्थ में क्या था, सेकंड में क्या था। अच्छा, मेन मेमोरी की अगर हम बात करें तो देखो स्टूडेंट, एक होती है मेन मेमोरी, एक होती है एक्सटर्नल स्टोरेज। मेन मेमोरी वो है जो कि आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे भी, ये प्राइमरी मेमोरी कहलाती है, जो टेम्परेरी होती है, फास्टेस्ट होती है। ठीक है, इसी तरीके से एक्सटर्नल मेमोरी जो है वो परमानेंट होती है, लार्ज इन साइज होती है लेकिन स्लो होती है। ठीक है, इसको हम बहरहाल जब चैप्टर नंबर 2 और 4 के अंदर इसका जिक्र आएगा तो बहुत डिटेल में इंशाल्लाह ताला इसको जानेंगे भी। तो मेन मेमोरी के तौर पे पंच कार्ड्स यूज हो रहे थे, पंच कार्ड के जरिए डेटा जो है वो स्टोर कर लिया जाता था। इसी तरीके से रैम एंड रोम आई सेकेंड जनरेशन में, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। फिर पी रोम एंड डी रैम आ गई, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एंड
डायनेमिक, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये सब मेमोरीज का जिक्र इंशाल्लाह ताला जब चैप्टर नंबर 2 एंड 4 में चलेगा तो आप इंशाल्लाह ताला इन एब्रीविएशंस को वहाँ पर जानेंगे भी, और फिर आपको ये इतना याद करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। वहाँ पर जिक्र ऐसा होगा कि आप इसको जहन में आराम से बिठा लेंगे। ऐसे ही 4th जनरेशन में EPROM एंड SRAM आ गई, यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एंड SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी आ गई। 5th जनरेशन में EEPROM यानी इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एंड सिम एंड डिम का इन्वॉल्वमेंट आ गया। सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल्स आ गए एंड डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल्स आ गए। ठीक है, ये तो मेन मेमोरी के एतबार से बात हुई। फर्स्ट जनरेशन में एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए कुछ भी यूज़ नहीं हुआ, जबकि सेकेंड जनरेशन में मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क आई। फिर इसी तरीके से थर्ड जनरेशन में इम्प्रूव डिस्क आई जिसको फ्लॉपी भी कहा गया, एंड फोर्थ जनरेशन में बाकायदा फ्लॉपी डिस्क एंड हार्ड डिस्क आ गई, एंड फिफ्थ जनरेशन में स्टूडेंट मॉडिफाइड मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल डिस्क आई। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से टेबुलेट हम कर रहे हैं। एक ही फीचर जो है एक्सटर्नल स्टोरेज किस जनरेशन में क्या यूज हो रहा था उसका जिक्र आ रहा है। इनपुट आउटपुट के लिए स्टूडेंट पंच कार्ड्स जैसा कि हमने जाना था। अच्छा, ये सारी बातें आप जो है वो पढ़ चुके हैं एक पैराग्राफ की शक्ल में। 19E और 19F वाले वीडियो लेक्चर के अंदर आप ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। यहाँ आज के वीडियो लेक्चर में सिर्फ आपको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे पूछा जाता है और आपने उसको कैसे रिप्लाई करना है उस हवाले से बताया जा रहा है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए हमने जाना था कि पंच कार्ड्स एंड पेपर टेप्स यूज हो रहे थे। इसी तरीके से सेकेंड जनरेशन में इनपुट आउटपुट के लिए मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क आ गई। ठीक है, लाइक फ्लॉपी। इसी तरीके से कीबोर्ड एंड मॉनिटर आर यूज इन थर्ड जनरेशन। कीबोर्ड के जरिए इनपुट किया जाने लगा और मॉनिटर के जरिए रिजल्ट डिस्प्ले भी हो रहा होता था। फोर्थ जनरेशन में भी कीबोर्ड एंड मॉनिटर ही रहे, जबकि फिफ्थ जनरेशन में पॉइंटिंग डिवाइसेस का वजूद भी आ गया, लाइक माउस और लाइट पेन, और इसी तरीके से जॉयस्टिक आ गई। ठीक है, तो इस तरह की पॉइंटिंग डिवाइसेस जो कि किसको कहा जाता है नॉर्मली कर्सर को मूव करने के लिए, जो जैसे ट्रैक बॉल भी होती है लैपटॉप्स वगैरह में लगी होती है या एडिशनली आप परचेज कर लेते हैं, तो टच पैड वगैरह। तो कीबोर्ड पॉइंटिंग डिवाइसेस वगैरह इंट्रोड्यूस हुई, स्कैनर, मॉनिटर एंड मल्टीमीडिया डिवाइसेस आ गई। लैंग्वेजेस के वाले से बात करें तो लो लेवल मशीन लैंग्वेज थी, यानी जो मशीन जैसा समझती है उसको उस अंदाज में उससे काम लिया जा रहा था, जो कि मुश्किल होती है लैंग्वेज। और आप जानते हैं लो लेवल लैंग्वेज क्या है, 0 और 1 की शक्ल में। और उस ज़माने में 0 और 1 की हैसियत गेज और लीवर्स, या यूँ समझ लें कि जैसा वो समझती है मशीन उस अंदाज में उससे काम लिया जा रहा था, और ये लिमिटेड लोग इसको सिर्फ समझते थे। जबकि सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज और कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गई, लाइक बेसिक और कोबॉल वगैरह। थर्ड जनरेशन में मजीद हाई लेवल लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस हुई। फोर्थ जनरेशन में लैंग्वेजेस और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आ गए, जबकि फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गए, जिसके तहत जो है कंप्यूटर से काम लिया जाने लगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। स्विचेस को यूज़ किया जाता था हैंडल करने के लिए और ऑपरेट करने के लिए, जबकि सेकेंड जनरेशन में भी ह्यूमन जो है वो हैंडल करते थे पंच कार्ड्स की मदद से मशीन को। थर्ड जनरेशन के अंदर कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया, यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि सुपरवाइजर प्रोग्राम है, वो तमाम एक्टिविटीज़ ऑफ द कंप्यूटर को मैनेज कर रहा था, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सबको मैनेज कर रहा होता था। तो कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। फोर्थ जनरेशन में माइक्रोसॉफ्ट डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये आ गए, जबकि फिफ्थ जनरेशन में GUI बेस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि एक ऐसा इन्वायरमेंट आ गया जो कि वो बहुत अट्रैक्टिव था, और यूजर जो है इमेजेस और पिक्चर्स की शक्ल में जो है वो इंटरेक्ट होते थे कंप्यूटर से, उनको कलरफुल इन्वायरमेंट में और टच एंड प्ले इन्वायरमेंट के अंदर जो है काम करने की सहूलत हासिल हुई। वो आइकन्स होते थे, पिक्चर्स होते थे, जो कि आज के दौर में आप देख रहे होते हैं कि हम मुख्तलिफ आइकन्स को
क्लिक करते हैं और अपने काम कर लेते हैं, जबकि 4th जनरेशन के अंदर जो है हमें यही काम कमांड टाइप करके उनको कंप्यूटर के अंदर एग्जीक्यूट करा के फिर काम करना होता था। तो ये GUI बेस या ऑपरेटिंग सिस्टम की जहाँ तक बात है, इंशाल्लाह ताला चैप्टर नंबर 7 में मैट्रिक क्लास के अंदर आप इसको इन डिटेल पढ़ेंगे भी, लेकिन यहाँ ये आप जान लें कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सुपरवाइज़र प्रोग्राम होता है जो कि तमाम एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है। तो 4th जनरेशन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम था ये ब्लैक एंड वाइट था, टेक्स्ट बेस्ड था, इसमें आपको टाइप करना होता था कोई भी कमांड को और फिर रिजल्ट उसका आपको हासिल होता था। जबकि 5th जनरेशन के अंदर आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो ग्राफिकल इन्वायरमेंट वाला था, आपकी कमांड जो है पिक्चर्स की शक्ल में, आइकन्स की शक्ल में स्क्रीन पे मौजूद होती थी और आपको होती क्या थी स्टूडेंट, होती हैं 5th जनरेशन तो अभी चल रही है और 4th जनरेशन भी चल ही रही है। तो 5th जनरेशन के अंदर हम उन आइकन्स को क्लिक करते हैं और उनके एक्शंस को व्यू करते हैं और इजीली ऑपरेट कर रहे होते हैं आप। तो आज के दौर में आप विंडोज़ 7 जो देख रहे हैं, विंडोज़ 10 जो देख रहे हैं, ये सब जो है GUI बेस्ड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, यानी कि एक ऐसा इंटरफेस जो ग्राफिकली यूज़र को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट होने में हेल्पफुल है। साइज एंड स्पीड के हवाले से स्टूडेंट बात करें तो 1st जनरेशन में साइज जो है बहुत लार्ज था जबकि स्पीड स्लो। फिर 2nd जनरेशन में साइज वेरी लार्ज की जगह सिर्फ लार्ज की हद तक रह गया, यानी कुछ कम हुआ, स्पीड बढ़ी। 3rd जनरेशन में साइज थोड़ा सा दरमियाना हो गया, मॉडरेट हो गया, स्पीड फास्ट हुई। यानी आप ये देख रहे हैं, हैरान कुन बात ये है और टेक्नोलॉजी का एडवांटेज यही होता है कि आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर के साइज रिड्यूस होते जा रहे हैं, वेरी लार्ज, फिर मॉडरेट, फिर स्मॉल हो जाएगा, फिर वेरी स्मॉल या माइक्रो की हद तक हो जाएगी बात। तो साइजेस रिड्यूस हो रहे हैं जबकि स्पीड स्लो से हाई स्पीड, फास्ट, वेरी फास्ट और फास्टेस्ट की तरफ बढ़ रही है। तो यही टेक्नोलॉजी होती है जो कि चीज़ों को, पहले के ज़माने में किस तरह से चीज़ें आप मुख्तलिफ चीज़ें अगर देखें जो कि साइज़ में बड़ी होती थी और उनकी एफिशिएंसी कम होती थी और कीमतें ज़्यादा होती थी, अब साइज़ उनके छोटे हो रहे हैं, एफिशिएंसी बढ़ रही है, कीमतें भी कम हो रही हैं। ये टेक्नोलॉजी का एडवांटेज होता है और इसी टेक्नोलॉजी के लिए जो इंसान जो है वो फ़िक्रमंद है कि किस तरह से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारे इन अखराजात को कम कर दे, लाइक हीट को जो रिलीज़ करना है, जो ये डिवाइसेस हीट रिलीज़ करती हैं गर्म होके और वार्म अप हो जाती हैं और उससे उनकी एफिशिएंसी मुतासिर होती है, तो ये किस तरह से रिड्यूस हो जाए। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है, यानी कि बिजली का उसको यूज़ करना, वो कम से कम हो जाए। तो ये सब टेक्नोलॉजी की फ़िक्र इंसान कर रहा होता है। इसके अलावा हम बात अगर फाइनल एक पॉइंट की करें, फेमस सिस्टम एंड क्वांटिटी यूज़, तो ENIAC है, EDVAC है, UNIVAC है। तो IBM 1401 NCR 300 ये 2nd जनरेशन, फिर IBM 360, Honeywell 316, ये IBM PC, इसी तरीके से माइक्रो PC एंड लैपटॉप, और ये इनकी क्वांटिटीज़ भी इधर मेंशन है कि किस तरह से कितनी तादाद में ये प्रोड्यूस किए गए। तो स्टूडेंट ये जनरेशन टेबल है। अब आप देख सकते हैं कि अगर आपको पूरा जनरेशन टेबल ड्रॉ करने को अगर एग्जाम में आए तो ये कितने फीचर्स इधर जिक्र किए गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 फीचर्स हैं। तो मिनिमम आपके पास 6 फीचर्स तो कोई आप अच्छे से मेमोराइज करें और ये पाँचों की पाँचों जनरेशन के कंपैरिजन लिस्ट कर दें। इसी तरीके से अगर आपसे सिर्फ कह दिया जाता है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ 2nd जनरेशन, तो आप बता सकेंगे कि द मेजर इनोवेशन of the 2nd generation is transistor, main RAM and ROM are used as main memory, magnetic tape and magnetic disk are used as external storage. For input output devices, magnetic tape and magnetic disk are used. Assembly and some high level languages, basic, COBOL etc. are introduced in 2nd generation. तो आपने इन्हीं पॉइंट्स को थोड़े सेंटेंस बना के 2nd जनरेशन के फीचर्स को लिस्ट कर देना है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप इस जनरेशन टेबल को याद कर लेंगे तो 19E और 19F में जो हमने इन डिटेल जनरेशन्स को समझा था, वो पूरे पैराग्राफ लंबे चौड़े वो याद करना आपको आसान हो जाएगा, आप अपने अल्फाज में इसको लिख सकेंगे। तो इसको मेमोराइज कीजिए
याद करने के बाद लिखिए खुद से, ठीक है। तो ये आपका एक तरीके से अच्छा खासा टॉपिक कवर कर रहा है एक सिंगल स्लाइड। जज़ाकल्लाहु खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।